चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में फिर से सब बच्चों का स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं आज की क्लास में, इसका नाम है बेटा डिडक्शंस टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80 सी टू 80 यू। ये बेटा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसा कि कल मैंने आपको बेस बताया था बेटे कि एक पर्सन इनकम अर्न जब करेगा तो इनकम अर्न करने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट 5 हेड्स हैं, जैसा आप लोगों ने मेरे साथ सिलेबस में पढ़ा। सबसे पहला हेड जो हम लोगों ने पढ़ा उसका नाम था इनकम फ्रॉम सैलरीज। सेकंड हेड जो हम लोगों ने पढ़ा उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हेड जो हम लोगों ने पढ़ा उसका नाम था प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ हेड हम लोगों ने जो पढ़ा उसका नाम था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और फिफ्थ हेड जो हम लोगों ने पढ़ा उसका नाम था बेटे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर मैं इन सब हेड्स को ऐड कर दूं तो इन सब हेड्स का जो टोटल है उसे हम लोगों ने नाम दिया ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में से लेस करेंगे अगर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 सी टू 80 यू, तो हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है उसे हम लोग नाम देंगे टोटल इनकम का। उसे हम लोग नाम देंगे टोटल इनकम, या उसे हम लोग नाम देने वाले हैं टैक्सेबल इनकम। अब मैंने आपको ये बताया कि जब आप यहाँ जो ये इनकम टैक्स को पढ़ रहे हैं इसमें 3 वर्ड, एक मैंने बताया एग्जेम्पशन, एक मैंने बताया डिडक्शन और एक मैंने आपको बताया रिबेट। ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं। एग्जेम्पशन जो वर्ड है वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम है, विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। ये मैंने आप लोगों को बताया। नंबर 2 मैंने आपको बताया डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब कि विच आर अलाउड फ्रॉम रेवेन्यू टू कंप्यूट द टोटल इनकम। और एक मैंने आपको बताया रिबेट। रिबेट जो होता है वो टैक्स लायबिलिटी पर अलाउ किया जाएगा। तो अगर मैं आप सब लोगों को बताऊं, यहाँ एक वर्ड है डिडक्शन। तो डिडक्शन जो वर्ड है मैंने आपको जब जैसा कि बताया कि डिडक्शन की अगर मैं बात करूं, एक स्टेज तो होती है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ हेड, कि किसी भी हेड की इनकम को कंप्यूट करने के लिए आप डिडक्शंस अप्लाई करते हैं। और एक डिडक्शन की स्टेज होती है हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम। बताइए जरा। तो चलिए, अगर मैं आपके साथ आज की क्लास में डिडक्शंस का जो टॉपिक है वो बताने की बात करूंगा। ये देखिएगा, सबसे पहली बात मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज पर डिडक्शन लगती है इनकम कंप्यूटेशन के लिए, और सेकंड स्टेज पर जब आप जीटीआई कैलकुलेट कर लेंगे तो जीटीआई में से 80 सी टू 80 यू की जो डिडक्शंस हैं ये आपकी जीटीआई को, ग्रोस टोटल इनकम को, टोटल इनकम पर लेकर आएंगी। आप मेरी बात को समझिएगा, इस तरह से हम लोग इसको लेकर चलेंगे। बेटे अब अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं प्रैक्टिकल चीजें तो मेरी बात को सुनिएगा। डिडक्शंस में सबसे पहला सेक्शन, मैं बिना टाइम खराब किए आप लोगों के साथ आज मैं 80 सी सेक्शन की बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है 80 सी टू 80 यू के जो प्रोविजन है वो स्लैब रेट वाली इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, फ्लैट रेट वाली इनकम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब LTCG 112 और 112A, STCG 111A, कैजुअल इनकम, इन सब के ऊपर जो फ्लैट रेट वाली इनकम है इन सब के ऊपर 80 सी टू 80 यू के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बेटे अगर हम लोग बात करेंगे 80 सी टू 80 यू में, सबसे पहला सेक्शन 80 सी है। और मैं आप सब लोगों को बता दूं सेक्शन 80 सी जो है वो किस चीज पर है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होगा। मैं अगर आपको बड़ा सिंपल शब्दों में बता दूं तो 80 सी का जो फायदा है, दो लोग ले सकते हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। एक पर्सन जो इंडिविजुअल है और एक पर्सन जो एचयूएफ है, यही दो लोग 80 सी में बेनिफिट ले सकते हैं।
80C में जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं 80C की डिडक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है, 80C में जो डिडक्शन है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, 80C में जो डिडक्शन है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 80C में, वो है जी 1,50,000। 80C में मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि 80C पहली बात तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। दूसरी बात 80C में आप डिडक्शन मैक्सिमम कितनी ले सकते हो, तो बोला गया 1,50,000। बड़े ही सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो एक इंडिविजुअल पर्सन अगर अपनी इनकम में से 1,50,000 तक की सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो 80C आपको 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन अलाउ करने में हेल्प करेगा। आप बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं क्या, या कोई स्पेशल पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है? मैं आपको बताने जा रहा हूं 80C सेक्शन पूरा। 80C अप्लाई किस पर होगा, आपको ये प्रोविजन अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, पूरे पॉइंट हर एक प्रोविजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं चैप्टर डिडक्शंस टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, और यहां मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में लेसन राउंड ऑफ किया है जिसमें मैंने सब सेक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। लेकिन यहां से आप देखिएगा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपको मैंने सेक्शन 80C यहां स्क्रीन पर ले लिया मैंने, और अगर मैं सेक्शन 80C को अकॉर्डिंग टू दैट डिस्कस करता हूं तो आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 80C को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। डिडक्शन 80C के लिए सबसे पहली बात, एलिजिबल पर्सन कौन है? 80C के लिए एलिजिबल पर्सन कौन है, तो बोला गया इंडिविजुअल, चाहे तो वो रेजिडेंट हो चाहे तो वो नॉन रेजिडेंट हो, और HUF, चाहे तो वो रेजिडेंट हो चाहे तो वो नॉन रेजिडेंट हो। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन की क्वांटम क्या है, तो बोला गया एज पर सेक्शन 80CE द मैक्सिमम क्वांटम कम्युलेटिवली 80C, CCC and CCD कैन नॉट एक्सीड ₹1,50,000। इस लाइन का क्या मतलब है थोड़ा रुक के बताऊंगा। अभी आप ये बात मानकर चलो कि 80C में इटसेल्फ, 80C की इटसेल्फ मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 रुपए हो सकती है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है 80CCE क्या है वो थोड़ा सा रुकने के बाद मैं बताऊंगा। आपको अभी ये याद रखना है कि 80C में आप 1,50,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं। आप बोलेंगे सर 80C में अपने को बेनिफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने जैसा कि बताया 80C सबसे पहली बात इंडिविजुअल, पूरी बात सब बच्चे ध्यान से सुनना, 80C का बेनिफिट केवल इंडिविजुअल या तो HUF ले सकते हैं, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। सबसे पहले मेरी बात को समझिए, 80C का जो फायदा है वो कौन ले सकता है, इंडिविजुअल ले सकता है और HUF ले सकता है। ये दो लोग 80C का फायदा ले सकते हैं। ये दो लोग इंडिया में चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो 80C का फायदा ले सकते हैं। 80C में मैंने मैक्सिमम लिमिट आपको बनाकर दी है 1,50,000 रुपए की, और 80C के लिए अगर मैं आपको बता दूं 80C के लिए इन्वेस्टमेंट फॉर पर्पस ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं इन्वेस्टमेंट फॉर पर्पस ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C।
मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भाई एक पर्सन 80C की डिडक्शन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट जो करेगा, कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर मैंने रखी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एनएससी। बेटे आप एनएससी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक बात समझिए ध्यान से, यहां मैंने आपको प्रैक्टिकली, तो देखो क्या होता है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये दे देगा कि मिस्टर एक्स की असेसमेंट आप कर रहे हैं, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ₹50,000 इन एनएससी, आपको ये मिलेगा। अगर मिस्टर एक्स ने अपनी टैक्सेबल इनकम में से मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया एनएससी में, मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 तक की है। मैं आपको 15, 20, 25 पॉइंट अब बताने वाला हूं 1 to 1, जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आप 80C का फायदा ले सकते हैं। उनमें से एक में इन्वेस्टमेंट करें, दो में करें, चार में करें, सब में करें, वो आपकी मर्जी है। जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे उतना पैसा आप 80C में बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया सबसे पहली बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। एक बच्चे ने बोला सर एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, उसके लिए मैंने इसकी डिटेल पैराग्राफ बना करके आप लोगों को दी है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी अलाउड एज अ डिडक्शन। एनएससी इज जनरली issued for 5 year oblique 10 year. Individual can invest in the name of self, spouse and minor child, whereas HUF can invest name of any of its member. Individual अपने नाम से, अपने स्पाउस के नाम से या अपने माइनर चाइल्ड के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जबकि HUF अपने किसी भी जो है वो मेंबर के नाम से भी कर सकता है। प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी इज एग्जेम्प्ट। जब आपको मैच्योरिटी पर इसका प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम द टैक्स। हाउएवर द इंटरेस्ट अमाउंट इज टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जबकि अगर मैं बात करूं इनकम का जो अमाउंट है अक्रूवल बेसिस पर अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। ये वाली बात आपको मानकर चलनी है। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, इस बात को ऐसा कर सकते हैं और बढ़िया से बताने के लिए, सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट इन एनएससी। मैं अगर आपको डिटेल से बताऊं, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, आपने एनएससी में मान लो फॉर एग्जांपल से आपने 1 लाख रुपए लगा दिया। मेरी बात को समझिएगा, आपने एक ईयर में एनएससी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। एनएससी में 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, 80C में आपको इसका बेनिफिट मिल गया। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, 80C में आपको इसका बेनिफिट मिल गया, ठीक बात। अब एनएससी में आप जो है इन्वेस्टमेंट करोगे, उस इन्वेस्टमेंट पर के ऊपर क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम आएगी। वो एनएससी का जो इंटरेस्ट आएगा उसे आप बोलेंगे इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम ऑन एनएससी, एनएससी में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, हर साल इंटरेस्ट। याद रखिएगा जो इंटरेस्ट आएगा टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। एनएससी से मिलने वाला इंटरेस्ट अदर सोर्सेज हेड में जाकर के टैक्सेबल होता है। एनएससी के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट अदर सोर्सेज हेड में जाकर के टैक्सेबल होता है। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, एनएससी में जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए, एनएससी में जो इन्वेस्टमेंट मान लो एग्जांपल मैंने दिया है 1 लाख रुपए तुमने एनएससी में लगा दिए, तो एनएससी में जो लगाओगे उसका तो 80C में आपको फायदा मिल गया, लेकिन उसके ऊपर ईयरली बेसिस पर जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा अक्रूवल बेसिस पर। याद रखिएगा अक्रूवल बेसिस पर एनएससी में जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसका इंटरेस्ट
हर साल आपके हाथ में रिसीव नहीं होगा, लेकिन एक्रूड होगा, एक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल हो गया। मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी क्या होगा, री इन्वेस्टेड। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी, सुनो मेरी बात, आपने पहले साल में 1 लाख रुपए लगाए, 80C में फायदा मिल गया, फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट है 10%। एक साल कंप्लीट होने पर मोटे मोटे तौर पर आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट की इनकम आई। अब क्योंकि वो इनकम है, पहले वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, सही बात। लेकिन वो पैसा जो आपने इनकम के तौर पर कमाया वो आपको रिसीव नहीं होगा, बल्कि वो पैसा वापस से एनएससी में री इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर वो पैसा एनएससी में ही वापस री इन्वेस्ट हो गया तो उसके लिए आप मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। अगर आपका पैसा री इन्वेस्ट हो गया एनएससी वाला, उसके ऊपर आपको फर्दर 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। अगर वो आपने री इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट का अमाउंट अगर आपने री इन्वेस्ट कर दिया वापिस से एनएससी में, और वो होगा भी, तो वो 80C में कवर्ड होगा। यानी कि पहले साल में तुमने 1 लाख लगाए, 80C में कवर्ड। अगले साल उसके ऊपर जो 10,000 इंटरेस्ट की इनकम आई वापिस से री इन्वेस्ट होगी, तो नेक्स्ट ईयर में 10,000 रुपए की वापिस से 80C में आपको छूट मिल जाएगी। अगले साल जो अमाउंट 1,10 हो गया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट की इनकम हर साल जो एक्रूड होगी, पहले वो अदर सोर्स हेड में जाकर टैक्सेबल, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट जो एक्रूड होगा वो वापिस से एनएससी में री इन्वेस्ट भी होगा। तो इनकम है इसलिए अदर सोर्स में टैक्सेबल, री इन्वेस्ट हो गया इसलिए 80C में आपको बार बार अगेन एंड अगेन छूट जो है वो मिलती रहेगी, सही बात है। प्रिंसिपल अमाउंट आपने एक बार री इन्वेस्ट किया, उसकी डिडक्शन, उसकी आपको डिडक्शन पहली बार ही मिलेगी, उसकी डिडक्शन जब आपने इन्वेस्ट किया तभी मिलेगी। लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल जो एक्रूड होगा, हर साल जो इंटरेस्ट आएगा पहले वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, लेकिन क्योंकि वो हम री इन्वेस्ट कर देंगे इसलिए उसको 80C में कवर्ड किया जाएगा। लेकिन जो मैच्योरिटी ईयर आएगा, जिस ईयर में एनएससी मैच्योर हो जाएगा, उस ईयर में इंटरेस्ट का अमाउंट एक्रूड होगा इसलिए वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में। लेकिन क्योंकि मैच्योरिटी आ गई तो एनएससी का जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सारा आपको रिसीव होगा, और क्योंकि वो री इन्वेस्ट लास्ट ईयर में नहीं हो रहा तो लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो 80C में कवर्ड नहीं होगा। मान लीजिए एनएससी में आपने 10 साल के लिए पैसे लगाए, पैसे तो आपने पहले साल लगाए, पहले साल में जो पैसे इन्वेस्ट किए 80C में छूट मिल गई। अगले साल जो इंटरेस्ट आया पहले अदर सोर्स में टैक्सेबल, बाद में 80C में कवर्ड। तीसरे साल में जो इंटरेस्ट आया पहले वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कवर्ड, और क्योंकि वो री इन्वेस्ट हो रहा है तो 80C में भी। फोर्थ ईयर में भी सेम, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर पे आ जाओ। 10th ईयर का इंटरेस्ट का इनकम एक्रूड हुआ अदर सोर्स में टैक्सेबल, लेकिन क्योंकि ये मैच्योरिटी ईयर है इसमें री इन्वेस्ट नहीं होगा, सारा पैसा आपको मिलने वाला है, तो इसलिए उसकी 80C में छूट आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे ही री इन्वेस्ट करेंगे वो 80C में कवर्ड हो जाने वाला है। ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। बताइए जरा, इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? चलो, इतना काम करने के बाद ये मैंने एनएससी का पूरा पॉइंट आपको बता दिया, जबकि डिटेल आपको मेरे मटेरियल में मिल जाएगी। नंबर 2, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 80C पर्पस के लिए पीपीएफ में। पीपीएफ होता है बेटे पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ में पैसे जमा कर सकते हो। पीपीएफ जो है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। अब बताइए, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? अगर आप पीपीएफ में अमाउंट जमा करते हैं, एक बार मैं कैमरा रिस्टार्ट कर लूं। चलिए, तो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सैलरी चैप्टर में आपने पढ़ा था प्रोविडेंट फंड के बारे में, एसपीएफ और आरपीएफ के बारे में। ये पीपीएफ होता है। पीपीएफ में कोई भी पर्सन पैसे जमा कर देता है
और पीपीएफ एक तरह से अमाउंट इन्वेस्टेड इन पीपीएफ इज अलाउड एज अ डिडक्शन। पीपीएफ अकाउंट किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप ओपन करवा सकते हैं, और जो पैसा आप पीपीएफ अकाउंट में जमा करेंगे उसकी आपको 80C में छूट जो है वो मिलेगी। पीपीएफ अकाउंट में आप अपने नाम से, अपने स्पाउस के नाम से, अपने बच्चों के नाम से और एचयूएफ अपने मेंबर के नाम से जो है वो पीपीएफ में अमाउंट जमा करवा सकता है। और याद रखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जब में मिलेगा और जो इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा वो सारा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। ये वाली बात याद रखने वाली है। अगर पीपीएफ में जो पैसा रिसीव होगा एज अ इंटरेस्ट, वो अमाउंट आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, उसको अलग से कहीं ना टैक्सेबल करना, ना उसकी कहीं डिडक्शन मिलनी। सिर्फ पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा आप जमा करोगे उतने अमाउंट की डिडक्शन जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 एफडी, फिक्स डिपॉजिट इन शेड्यूल्ड बैंक। किसी भी बैंक में 5 साल या उससे ज्यादा के लिए अगर आप एफडी करवाते हो तो आपको छूट मिलेगी। याद रखिएगा, आपको जो है एफडी करवाने पर, किसी भी बैंक में अगर आप एफडी करवाते हो मिनिमम 5 इयर्स की, 5 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो आपको जो है 80C में उसका फायदा मिलता है। इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड इन एफडी विद अ शेड्यूल्ड बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर मोर अलाउड एज अ डिडक्शन। लिखा गया, इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट ओनली ऑन हिज नेम whereas HUF can invest is the name of any member। मतलब इंडिविजुअल पर्सन एफडी केवल अपने नाम से करवा सकता है, जबकि HUF जो है वो अपने किसी भी मेंबर के नाम से एफडी जो है वो करवा सकता है। तो इंडिविजुअल और HUF अगर एफडी करवाते हैं किसी भी बैंक में तो वो 80C में कवर्ड होगा। इसके अलावा एफडी अगर आप करवाते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में तो भी वो कवर्ड होगा। 5 इयर्स के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में तो आपको 80C का फायदा मिलेगा। देखो भाई, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि 80C का बेनिफिट आपको मिल सकता है मैक्सिमम 1,50,000 तक, अगर आप अपनी कमाई हुई इनकम में से या तो आप एनएससी खरीद लें, या आप पीपीएफ में पैसा जमा करा दें, या आप बैंक में एफडी करवा दें, या आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा दें। और भी पॉइंट 1 to 1 में बता रहा हूं। ई पॉइंट में मैंने लिखा रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। अगर आप हाउस लोन लेते हैं और उसका जो रीपेमेंट करेंगे, एक बात याद रखिएगा, हाउस लोन का जब आप रीपेमेंट करते हैं उसमें 2 अमाउंट कवर्ड होते हैं। आप याद रखिएगा, हाउस लोन जब आपने पेड किया तो उसमें 2 अमाउंट कवर्ड होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है बेटे आपके हाउस लोन में प्रिंसिपल अमाउंट, और एक होता है बेटे, देखिए, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट। हाउस लोन आपने जब लिया और आप रीपेमेंट करेंगे, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है बेटे इंटरेस्ट अमाउंट। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट। हमें जो फायदा मिलेगा वो किसका मिलेगा? 80C में। प्रिंसिपल अमाउंट को अगर आप रीपेमेंट करेंगे तो आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा। इंटरेस्ट अमाउंट के लिए आपको याद करा दूं, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन की रिडक्शन मैंने हाउस प्रॉपर्टी में आपको बताई है कि अगर आपने रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज अलाउड एज डिडक्शन if all of the following condition are satisfied। पहली बात, अगर आपने लोन किसी भी नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से लिया था और लोन आपने लिया था परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ आ रेजिडेंशियल हाउस, तब आपको प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड करने पर डिडक्शन जो है वो 80C में मिल सकती है। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन is not allowed as a deduction under section 80C।
the same is to be allowed as a deduction under section 24B under the head income from house property. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसकी जो डिडक्शन है वो आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं नोट नंबर 2 की बात करूं कि अगर आपने जो हाउस परचेज किया और कंस्ट्रक्टेड किया उसको आप अगले 5 साल तक सेल नहीं कर सकते हैं अगर आपको 80C में प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट का फायदा लेना है तो ये रूल है जी। अब मेरी बात सुनो, आपने 80C का बेनिफिट लेने के लिए NSC में इन्वेस्ट कर दिया, PPF में कर दिया, FD करवा लिया बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, आपने हाउस लोन रीपेमेंट कर दिया। नंबर 6, आप और क्या कर सकते हैं 80C का बेनिफिट लेने के लिए? 80C का बेनिफिट लेने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हो तो 80C का फायदा आपको उसमें भी मिलेगा। ये देखिएगा, द इंडिविजुअल कैन टेक एन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन द नेम ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कोई भी है, मेजर और माइनर कोई भी है। वेयर एज HUF कैन टेक द पॉलिसी इन द नेम ऑफ इट्स एनी मेंबर, जबकि HUF अपनी किसी भी मेंबर के नाम से पॉलिसी ले सकता है। इसमें मैंने 2 तरह के लोगों को कवर किया। अब देखो, जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको पे करना पड़ता है उसका प्रीमियम, एक तरह के इंस्टॉलमेंट। अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो कितना प्रीमियम मैक्सिमम अलाउड होगा, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बेटे पॉलिसी देखो, मैंने इसमें ना 2 लोगों को कवर किया। एक मैंने कवर किया नॉर्मल पर्सन्स को और एक मैंने कवर किया डिसेबल पर्सन को। देखिए, अगर नॉर्मल पर्सन पॉलिसी करवाता है, पॉलिसी इशूड ऑन एंड आफ्टर अप्रैल 1, 2012, एक नॉर्मल पर्सन अपनी पॉलिसी करवाता है और वो पॉलिसी करवाता है 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद। मैक्सिमम प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% अलाउड है, यानी जितने रुपए की तुमने पॉलिसी ली उसका मैक्सिमम 10% तक प्रीमियम 80C में कवर्ड होगा। और अगर पॉलिसी अप्रैल 1, 2012 से पहले ले चुके थे तो इसमें मैक्सिमम प्रीमियम जो था पहले 20% तक अलाउड होता था। अप्रैल 1, 2012 से पहले अगर आपने पॉलिसी ली थी और उसका प्रीमियम आप पे करते हो तो सम एश्योर्ड का मैक्सिमम 20%। अगर आपने पॉलिसी अप्रैल 1, 2012 या उसके बाद ली है तो सम एश्योर्ड का मैक्सिमम 10% प्रीमियम जो है वो अलाउड हो सकता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर नॉर्मल पर्सन की मैं बात करूं तो नॉर्मल पर्सन जो है वो अपना कितना अमाउंट, नॉर्मल पर्सन जो है मैक्सिमम 10% और 20%। और डिसेबल पर्सन की मैं बात करूं तो पॉलिसी इशू ऑन एंड आफ्टर अगर अप्रैल 1, 2013 है तो मैक्सिमम कितना प्रीमियम है 15%, लेकिन उससे पहले था तो मैक्सिमम कितना था 20%। ये वाली लिमिट आपको याद रखनी है। सुनो वापस से, अप्रैल 1, 2012 में नॉर्मल पर्सन के लिए रूल आ गया था। नॉर्मल पर्सन के रूल क्या था कि अगर पॉलिसी अप्रैल 2012 से पहले ली है तो मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड, और पॉलिसी अगर उसके बाद ली है तो मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड, इतना प्रीमियम अलाउड है। डिसेबल पर्सन के लिए रूल आया अप्रैल 2013 में। अप्रैल 2013 से पहले अगर पॉलिसी ली थी तो मैक्सिमम 20%, अप्रैल 2013 या उसके बाद पॉलिसी ली है तो मैक्सिमम 15% ऑफ सम एश्योर्ड, इतना प्रीमियम आपका अलाउड होगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। सही बात है जी। तो चलिए आगे। इतना काम करने के बाद बेटे इतनी वर्किंग, देखो मैंने आपको लाइफ पॉलिसी का पॉइंट बता दिया। 80C में आपको बता रहा हूं बेटे, 80C में आप क्या क्या कर सकते हैं तो मैंने बताया 80C में बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं,
एनएससी खरीद सकते हैं। 80C में हम लोग जो है पीपीएफ में पैसा लगा सकते हैं, एफडी में पैसा लगा सकते हैं। 80C में हम लोग जो हैं और किस में पैसा लगा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगा सकते हैं। अब हाउस लोन का रीपेमेंट कर सकते हो। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, मैंने बोला पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, अगर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करते हो तो वो 80C में कवर्ड होता है। बेटा ट्यूशन फीस कौन सी, ये समझने वाली बात है। कई लोग सोचते हैं कि यार हमें जो कोचिंग के लिए आप पैसा दे रहे हो वो 80C में कवर्ड है, वो 80C में जनरली कवर्ड नहीं है। सुनिए, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस ओनली टू द इंडिविजुअल अलाउड है। और ट्यूशन फीस कौन सी होनी चाहिए, ये लिखा गया ट्यूशन फीस एक्सक्लूडिंग डोनेशन और डेवलपमेंट फीस पेबल एट एनी टाइम ऑफ एडमिशन and thereafter is allowed as a deduction provided to all condition are satisfied। पहली बात, एजुकेशन इज फुल टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम या वोकेशनल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप फुल टाइम एजुकेशन के लिए लोन लेते सॉरी आप ट्यूशन फीस पेड करते हैं, ट्यूशन फीस फॉर एनी ऑफ द 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम 2 बच्चों तक अलाउड है। और ट्यूशन फीस इज पेबल टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन इंडिया। ट्यूशन फीस जो है इनमें से किसी को भी आप दे सकते हैं, लेकिन रेगुलर स्टडी के लिए होना चाहिए। पार्ट टाइम या वोकेशनल स्टडी के लिए पे की गई ट्यूशन फीस अलाउड नहीं है। अब आप जैसे मान लो मेरे को कोचिंग फीस देते हो तो वो एक तरह की वोकेशनल कोचिंग हो गई, जिसमें मैं आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना पेपर पढ़ा रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली आप जो फीस मेरे को देते हो वो 80C में कवर नहीं है। लेकिन आपने जो इंस्टीट्यूट को ICAI, ICSI, किसी भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी को अगर आप फीस पे करते हैं तो वो आपकी 80C में कवर्ड होगी। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम, SSS सुकन्या समृद्धि स्कीम, अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड बाय एन इंडिविजुअल एज गार्जियन in the name of a girl child who is age of 10 year or less। एक गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 10 साल या उससे कम है, उसके लिए हम सुकन्या समृद्धि स्कीम ओपन कर सकते हैं। द अकाउंट कैन बी क्लोज्ड वंस अ गर्ल चाइल्ड अटेन द एज ऑफ 21 ईयर। मतलब ये कि आपका जो अकाउंट है वो 21 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि जब तक आपकी वो चाइल्ड, माइनर चाइल्ड जो थी, वो जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक अकाउंट आपको रन करना पड़ेगा। एंड 18 ईयर इन द केस ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड। लेकिन अगर आप गर्ल चाइल्ड की शादी कर देते हो 18 ईयर या उसके बाद, तो आप उसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये सुकन्या समृद्धि स्कीम उस बच्चे के लिए अप्लाई है, एक पर्सन अपने गर्ल चाइल्ड के नाम से ओपन कर सकता है जिसकी एज 10 साल से कम थी। सही बात। उसके अलावा अगर आपको उसमें पैसा हर साल जो डिपॉजिट किया वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो जब तक कि आपकी गर्ल चाइल्ड जो है वो 21 ईयर की एज को अटेन नहीं कर लेती है। हाँ, अगर गर्ल चाइल्ड 18 ईयर या उससे ज़्यादा है और आपको उसकी शादी करनी है तो आप वो पैसा सुकन्या समृद्धि स्कीम से विड्रॉ कर सकते हैं। The principal amount received on maturity as well as interest amount is exempt from tax। जो पैसा आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा प्रिंसिपल का प्लस इंटरेस्ट का, वो सारा अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स आपको उसके ऊपर देने की जरूरत नहीं होगी। ये पॉइंट भी आपका 80C में कवर्ड है। इतना पैसा आप 80C में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और 80C में पॉइंट कहाँ कहाँ आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग स्कीम। बेटे अगर आपने NSS नेशनल सेविंग स्कीम में अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो भी आप 80C का फायदा ले सकते हैं।
नेशनल सेविंग स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एक तरह के हैं, अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो ये पैसा भी आपका 80C में कवर्ड होगा। इसके अलावा ध्यान से सुनते जाना, अभी पॉइंट और भी है। इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा बार आएगा आपके सामने, टू SPF और RPF और अदर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। बेटे अगर आप पैसा SPF में, इंप्लॉई खुद अपनी इनकम में से SPF या RPF इन्वेस्ट करता है। SPF होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो कि गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए बनता है। RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो कि अदर इंप्लॉइज के लिए बनता है। और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं तो जितना पैसा इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन करेगा, इंप्लॉयर की बात नहीं है, इंप्लॉई खुद कंट्रीब्यूट करेगा, उतना अमाउंट 80C में आपका कवर्ड होगा। ये वाली बात आप मानकर चलिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड नेशनल हाउसिंग बैंक, अगर आपने इसमें बॉन्ड में अगर इनके बॉन्ड खरीदे हैं तो भी 80C में कवर्ड है। इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 1023D, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में वो भी कवर्ड होगा। इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड इक्विटी यूनिट सेविंग स्कीम और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपने इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में अगर पैसा इन्वेस्ट किया 80C में ये भी कवर्ड है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर इशूड बाय द इंडियन पब्लिक कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड फॉर द फंड्स कलेक्टेड यूज फॉर पर्पस ऑफ developing and operating and maintaining an infrastructure facility, कोई भी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जनरेट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जनरेट करने के लिए काम करती है, ऐसी कंपनी ने अगर अपने इक्विटी शेयर या डिबेंचर इशू किए थे और आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसको 80C में इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर्ड किया गया। इसके अलावा अमाउंट पेड ऑन द अकाउंट अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, बेटे अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए तो भी आपको 80C का फायदा मिलेगा। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और एनी अदर एक्सपेंस पेड बाय द इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF फॉर द परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बेटे जब आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हो और उसकी रजिस्ट्री आप अगर करवाएंगे तो रजिस्ट्री करवाने पर जो पैसे खर्च होंगे वो आपके 80C में कवर्ड हो सकते हैं एज अ डिडक्शन। तो मैंने आपको, अगर मैं सही बात बताऊं तो बेटे मैंने आपको डिफरेंट आपको मैंने स्कीम में 80C में पॉइंट कवर्ड करवा दिए। ये देखो आप जरा वापिस से अगर मैं बताऊं तो सुनिए पूरी बात ध्यान से। बेटे मैंने आप लोगों को बताया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80C में मैक्सिमम लिमिट कितने की है, 1,50,000। 80C में ये बोला गया अगर एक इंडिविजुअल या तो एक HUF, दो ही लोगों को 80C का बेनिफिट मिल सकता है। और 80C के बेनिफिट में क्या बोला गया, अगर एक पर्सन 80C का बेनिफिट लेना चाहता है तो 80C के पर्पज से क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मैंने आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट्स बताए। उनमें मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि भाई आपको 80C की छूट लेने के लिए, डिडक्शन लेने के लिए NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप पैसा लगाएंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आप पैसा लगाएंगे, FD इन अ बैंक, बैंक में FD करवाएंगे, FD इन अ पोस्ट ऑफिस,
पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाएंगे, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अगर आप हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का 80C में कवर्ड होगा। इंटरेस्ट कवर्ड नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही मिल जाएगी अंडर सेक्शन 24B। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप करवाते हैं उसका प्रीमियम पे करेंगे मैक्सिमम लिमिट के साथ, मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसके अलावा अगर आप पेमेंट करते हैं ट्यूशन फीस की, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल सेविंग स्कीम में, अगर एक एम्प्लॉई अपनी सैलरी का एक पार्ट एसपीएफ, आरपीएफ या सुपर एन्वेशन फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, नाबार्ड के बॉन्ड में आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इसके अलावा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आप पैसा लगाते हो, अगर आप इक्विटी शेयर या डिबेंचर खरीदते हो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली कंपनी के, इसके अलावा सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर आप पैसा लगाते हो सेविंग स्कीम में, और अगर आप स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अदर एक्सपेंस पे करते हैं तो ये सब अमाउंट आपके लिए 80C में जो है उनको कवर किया गया है। ये सब पॉइंट आपके लिए 80C में कवर किए गए हैं, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए 80C का बेनिफिट इन सब पर्पस के लिए दिया जा सकता है, और इन सब बातों को अगर आपने पढ़ लिया तो इसके बिहाफ पर बेटे मैं आप लोगों को करवाऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि 80C का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं ये आपको बताया गया। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये मटेरियल मैंने आप लोगों को इशू कर रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें आपको मैंने बताया कि किस तरह से 80C का बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ, 80C का बेनिफिट आप किस तरह से ले सकते हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ बेटा। चलिए फिर एक बार आप अपनी नोटबुक साथ में निकाल लो ताकि मैं इसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ करवा पाऊँ। अब चेक करिए, इसमें लिखा गया डिडक्शंस टू बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C एंड नेट टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय हिम फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। आपको ये बताना है कि 80C में मैक्सिमम कितना बेनिफिट आप ले सकते हो और इस पर्सन को कितना अमाउंट टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है वो करवाया है। मैं इसी क्वेश्चन को के डाटा को यूज करते हुए आप लोगों के साथ चलने वाला हूँ। अब ये देखिएगा, मिस्टर ए की ग्रोस सैलरी कितनी है जी, 5 लाख। रॉयल्टी इनकम के नाम पर ये कितना कमा रहा है, 27,000। एक्सपेंस अलाउड फ्रॉम रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम कमाने के लिए खर्चा कितना कर दिया, 5,000। इंटरेस्ट ऑन एफडी, आपको एफडी से इंटरेस्ट की इनकम आ रही है 13,000। ये तो आप पैसे कमा रहे हो। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस आपने करवाया जिसके लिए ऑन लाइफ के लिए आपने पॉलिसी ली थी, पॉलिसी का सम एश्योर्ड है 20,000 लेकिन आपने प्रीमियम पे किया 6,000। पॉलिसी आपने ली है 1/4/2013 को, तो आपको देखना पड़ेगा कितना मैक्सिमम प्रीमियम अलाउड हो सकता है। लाइफ पॉलिसी ली है वाइफ के लिए, प्रीमियम पेड किया 2,000, सम एश्योर्ड कितना था वो इसमें गिवन नहीं है। लाइफ पॉलिसी ली है मेजर सन के लिए, नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, प्रीमियम पे किया 2500 लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि सम एश्योर्ड कितना था। लाइफ इंश्योरेंस डिपेंडेंट ब्रदर के लिए लिया गया। डिपेंडेंट ब्रदर के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, मैंने आपको बताया था एक पर्सन अपनी लाइफ पॉलिसी सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के नाम से ले सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी की पॉलिसी लेंगे तो वो 80C में कवर्ड नहीं है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपने किया, अमाउंट डिपॉजिट पीपीएफ में आपने किया, आपने कंट्रीब्यूशन किया यूलिप, यूलिप है यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान, इसमें पैसा लगाते हो 80C में कवर्ड था। आपने हाउस लोन का रीपेमेंट किया है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपने रीपेड किया 23
और इंटरेस्ट का अमाउंट आपने रीपेड किया 30,000, 30,000 ये लिखा हुआ है। इसके अलावा ये कहता है एन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 25,000 के आपने परचेज किए। इसके अलावा अमाउंट इनकर्ड, खर्च किया एजुकेशन पर 14,000 रुपये एक्स चाइल्ड के लिए, 7,000 रुपये वाई चाइल्ड के लिए, और ये जेड आएगा, जेड चाइल्ड के लिए खर्च किया 5,000। लेकिन ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 बच्चों की अलाउड थी। इसके अलावा आपने टर्म डिपॉजिट किया 5 ईयर के लिए शेड्यूल्ड बैंक में 20,000 रुपये का, एफडी करवाई है, ये भी टीसी में कवर्ड है। 5 ईयर टाइम डिपॉजिट इसने पोस्ट ऑफिस में करवाया 15,000 रुपये, ये भी टीसी में कवर्ड है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में इस बंदे ने पैसे कंट्रीब्यूट किए 50,000, ये भी टीसी में कवर्ड है। ही हैज टेकन अ लोन फ्रॉम LIC फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विच वाज कंप्लीटेड इन 2013। ये हमें लिख करके दिया गया कि भाई इसने एक लोन लिया था, ये ऊपर इसने हाउसिंग लोन का अमाउंट पेमेंट किया तो है, इसने बोला है हमें लोन दिया था। और इसके अलावा बस अपने को इस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन जो है वो करना है। बेटे अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिए। बेटे अगर मैं इस क्वेश्चन में इस पर्सन की अगर इनकम निकालने की बात करूं तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले इसने ग्रोस सैलरी कमाई है 5 लाख। मैं आप सब लोगों को बता दूं ग्रोस सैलरी है जी 5 लाख। यहां मैं आपको ऐसे लिख के दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों के साथ सोल्व कर रहा हूं और यहां मैं लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2020-2021। आपको कंप्यूटेशन करना है टोटल इनकम का मिस्टर ए का, जो कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए होगा। अगर मैं बात करूं इस पर्सन ने सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी से पैसे कमाए हैं। बेटे इनकम फ्रॉम सैलरी, आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझना। बेटे ग्रोस सैलरी के नाम पर इस पर्सन की कमाई है 5 लाख, जिसमें से आप लेस कर दीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), जिसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपए की मिलती है, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये बात आपको मैंने सैलरी चैप्टर में पढ़ा दी। सैलरी चैप्टर में ये पॉइंट आता है कि जितनी भी आप सैलरी इनकम कमाते हैं उसमें से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है सैलरी पर्सन को 50,000 रुपए की, वो आप माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर्सन की इनकम के पर्टिकुलर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई इस पर्सन ने पहले तो सैलरी इनकम कमाई, वो मैंने ले लिया। इसने रॉयल्टी इनकम कमाई है, अदर सोर्स में कवर्ड है। इसने इंटरेस्ट की इनकम कमाई है, अदर सोर्स में कवर्ड है। एक पॉइंट नंबर 12 से भी इनकम का बनेगा। बेटे इसने रीपेमेंट किया है हाउस लोन का, जिसमें इसने 23,000 रुपये तो प्रिंसिपल अमाउंट पेड किया और 30,000 रुपये इसने हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट पेड किया। मेरे को इस पॉइंट की वजह से इस पर्सन का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस पर्सन का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप सब बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझो। बेटा मिस्टर ए ने एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया, तो ऐसे हाउस प्रॉपर्टी की GAV नील होगी। लेस करेंगे इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पेड भी नील होगा। एनुअल वैल्यू
ये भी नील होगी। लेस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू एज आ स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये भी नील होगा। और लेस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटे हमने हाउस प्रॉपर्टी का जब लोन पेड किया था उसमें से 30,000 रुपये हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया था। ये लो जी, 30,000 रुपये इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। इससे ऐसा करने से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका कैलकुलेट हो जाएगा बेटे 30,000। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कमाया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर हम लोग बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो आप ये देखिएगा इसने अदर सोर्सेज में एक तो रॉयल्टी इनकम कमाई है। रॉयल्टीज इनकम के नाम पर इसने कमाए 27, जिसमें से 5,000 रुपये इसके खर्च हो गए एक्सपेंसेस के नाम पर। तो रॉयल्टी इनकम के नाम पर तो नेट आ गया 22,000। और इसी क्वेश्चन में इसने इंटरेस्ट कमा लिया 13,000। इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी 13,000 जो कमाया ये भी अदर सोर्स में टैक्सेबल। तो भाई कुल मिलाकर आपने अदर सोर्स में 35,000 रुपये कमा लिए। तो ये तो हो गई इस बंदे की कमाई की बात। इसके अलावा इसने और कहीं भी कोई इनकम अर्न नहीं की है, ना ही इसको कहीं कोई लॉस हुआ। तो इन सब बातों को एडलेस करके मैंने निकाल दी ग्रोस टोटल इनकम। अगर आप देखोगे सैलरी से 450, हाउस प्रॉपर्टी में माइनस का 30, अदर सोर्स में 35, कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो आपके पास 4,55,000 रुपये ये इस बंदे की ग्रोस टोटल इनकम है। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। बेटे 80C टू 80U की डिडक्शंस अगर आप माइनस करते हो तो भाई 80C टू 80U की जो डिडक्शन है उनमें से 80C में मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1,50,000। बेटे वैसे तो 80C टू 80U में और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चन मैंने करवाया ये स्पेशली फॉर 80C था। तो आप ये देखो इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब पॉइंट आ गए। पॉइंट नंबर 5 से लेकर आगे ये सब कहीं ना कहीं 80C को रिलेट करते हैं। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक वर्किंग नोट बना देता हूं। ये लीजिए वर्किंग नोट। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C के लिए कौन कौन से अमाउंट एलिजिबल हो सकते हैं? नंबर 1 यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए जरा, इसने बोला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने प्रीमियम पे किया, सम एश्योर्ड है 20,000। पॉलिसी जो है वो इशू हुई थी 1/4/2013 को और अपन ने प्रीमियम कितना पे किया? 6,000। अब जरा सोचो, पॉलिसी अगर 20,000 रुपए की है और पॉलिसी 1/4/2013 को इशू हुई तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/2012 के बाद अगर आपको इशू हुई है तो सम एश्योर्ड का मैक्सिमम 10% प्रीमियम अलाउड हो सकता है। तो अगर पॉलिसी 20,000 की है तो मैक्सिमम 10% 2,000। पॉइंट नंबर 5 यहां लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यहां मैं लिख देता हूं 2,000। पॉइंट नंबर 5 से ये मैं निकाल कर ले आया। चलो
लाइफ इंश्योरेंस वाइफ के लिए आपने करवाया, प्रीमियम पे किया 2000, पॉलिसी कितने की है नहीं पता। पॉइंट नंबर 2, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर वाइफ 80C में कवर्ड हो सकता है, उसके लिए प्रीमियम पे किया, ये भी 80C में आ गया। उसके बाद आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई मेजर सन की, डिपेंडेंट ऑन नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, 2500 रुपये। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप मेजर सन की पॉलिसी करवाते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सन 2500 प्रीमियम पेड किया, वो भी 80C में अलाउड होगा। फिर इसने अगला पॉइंट लिखा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डिपेंडेंट ब्रदर। तो आप मटेरियल में चेक कीजिएगा, ब्रदर को फैमिली की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं किया गया 80C पर्पस के लिए। 80C के लिए आपको बोला गया आप जो लाइफ पॉलिसी है वो अपनी खुद की, स्पाउस की और अपने बच्चों की करवा सकते हैं। चलिए इसके बाद तो 8.80C में कवर्ड नहीं है, 7 तो था। पॉइंट नंबर 9, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 20,000 आपने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया। चलिए कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मैं आपको बता दूं, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अगर आपने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया 20,000, बिल्कुल 80C में कवर्ड हो सकता है। चलिए पॉइंट नंबर 5, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ के बाद अमाउंट डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में जमा किए 15,000। चलिए अमाउंट डिपॉजिट इन पीपीएफ, अमाउंट डिपॉजिट इन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किए 15,000, ये भी आपके 80C में कवर्ड होंगे। पॉइंट नंबर 6, अमाउंट डिपॉजिट इन पीपीएफ के बाद फिर ये आ गया, ये भी आ गया, कंट्रीब्यूशन टू यूलिप, यूलिप प्लान में डाले हैं 3,000। चलिए कंट्रीब्यूशन टू यूलिप, कंट्रीब्यूशन टू यूलिप प्लान आपने इसमें कंट्रीब्यूट किए 3,000, ये भी 80C में कवर्ड है। पॉइंट नंबर 7, फिर ये कहता है जी रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम LIC, LIC से आपने हाउसिंग लोन लिया जिसका रीपेमेंट करने पर आपने प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड किया 23,000 और इंटरेस्ट का अमाउंट पेड किया 30,000। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, बेटे रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, हाउस लोन का रीपेमेंट किया 23,000, ये अमाउंट आ गया। चलो इसके बाद सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, NSC में पैसे जमा किए कितने 25,000, NSC में जमा किए 25,000। तो भाई NSC में सब्सक्रिप्शन टू NSC, सब्सक्रिप्शन टू NSC 25,000 रुपये जमा किए, ये भी कवर्ड होगा। पॉइंट नंबर 9, और आपने पैसे कहाँ कंट्रीब्यूट किए लिखते चलो आप। NSC में पैसे यहाँ आपने लगा दिए 25,000, ठीक है, NSC में इन्वेस्ट किया, हो गया। उसके बाद आपने एजुकेशन पर 3 बच्चों पर X, Y और Z पर खर्च किए, लेकिन जिन 2 बच्चों के ज्यादा हैं उसका उठा लो अमाउंट 14,000 और 7,000। अमाउंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये लीजिए अमाउंट ऑन एजुकेशन 14 + 7 21,000 रुपये जो आपने ट्यूशन फीस दी वो 80C में कवर्ड है। पॉइंट नंबर 10 लिखा गया टर्म डिपॉजिट विद 5 ईयर इन द बैंक, बैंक में आपने टर्म डिपॉजिट के लिए 5 साल के लिए जमा किए 20,000,
मैं लिख देता हूं फिक्स डिपॉजिट इन बैंक। आपने बैंक में एफडी करवा दी 20,000, ये भी 80C में कवर्ड थी। फिर इस बंदे ने 5 ईयर टाइम डिपॉजिट करवाया पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में जमा करवाए 15,000। पोस्ट ऑफिस में जमा कराओगे एफडी इन पोस्ट ऑफिस, एफडी इन पोस्ट ऑफिस 15,000 रुपए की एफडी आपने यहां कराई, ये भी आपका 80C में कवर्ड है। और फिर इसने क्या किया आप देखिएगा जरा, कंट्रीब्यूशन टू सुकन्या समृद्धि स्कीम 50,000 किया। अब कंट्रीब्यूशन किया सुकन्या समृद्धि स्कीम में, कंट्रीब्यूशन टू सुकन्या समृद्धि स्कीम आपने 50,000 जमा किया, इसकी भी आपको छूट मिलेगी। और इतना काम करने के बाद बस और कुछ भी नहीं है। अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ के 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 23,000 प्लस 25,000 प्लस 21,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 50, तो ये टोटल अमाउंट बन गया 1,98,500। बेटे आपने टोटल सेविंग कर दी इतनी 1,98,500, आपने टोटल सेविंग इतनी कर दी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम 80C में, बट मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 80C इज एलिजिबल ₹1,50,000। मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है जी? 1,50,000 की हो सकती है। मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? 1,50,000। तो यहां मैं अगर बात करूं, ये देखिएगा मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 रुपए आपको 80C में फायदा मिलेगा। और इसके बाद नेट या टोटल टैक्सेबल इनकम, अगर हम लोग बात करें टोटल टैक्सेबल इनकम, ये निकल कर आती है 455 माइनस 150, ये वैल्यू बनेगी 3,05,000। ये आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है जो कि बनेगी जी। आप सब बच्चे मेरे को बताओ इतना आपको क्लियर है? बोलिए, आप सब बच्चे मेरे को ये बताओ इतना आपको क्लियर है क्या? बोलिए। इस तरह से आप इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और किस तरह से आपको 80C का फायदा मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फिर इतना काम आप लोग करेंगे 80C को लेकर के। एक बार मैंने थोड़ा आज आपको बताया, अगली क्लास में अगले सेक्शंस के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, बाय।